नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण का मतलब होता है जो कि प्लांट करी जाए, यानी जो बीज से नहीं उगती उसके छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। तो रोपण कौन कौन सी है? देखो, पहला है कॉफ़ी। कॉफ़ी रोपण फसल होती है। गन्ना भी ऐसे ही बोया जाता है। गेहूँ और रबड़। अब इनमें से बताओ कौन सी है। इसका आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ के बीज डाले जाते हैं तब गेहूँ की फसल होती है। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क को मार्क कर लेना। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो बताई थी ना ये बात कि डेनमार्क वो देश है जहाँ पे सहकारी खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। तो यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा होता है। उन देशों में से भी सबसे अच्छे तरीके से जो करता है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क को आप मार्क कर लेना, यहाँ पे सहकारी खेती होती है। सहकारी खेती का मतलब क्या था कि जब बहुत सारे किसान एक साथ मिलकर अपनी एक कंपनी की तरह खेती करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सारे खेतों को एक साथ मिलाकर बहुत बड़े लेवल पर एक ही टाइप की फसल वो अगर बोते हैं तो वो सहकारी खेती होती है। ठीक है, मैंने सारे टाइप की खेती आपको पढ़ा रखी है। उन चैप्टर्स को आप अच्छे से देखो। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। देखो, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फूलों की कृषि कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रक फार्मिंग, दूसरा है कारखाना कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि, चौथा है पुष्प उत्पादन। पुष्प मतलब फूल, उत्पादन मतलब उन्हें पैदा करना। तो सिंपली नाम से पता चल रहा है कि पुष्प उत्पादन का मतलब है फूलों की खेती करना। अब इन बाकी के मतलब देख लो आप। पहला है ट्रक फार्मिंग। जब बड़े लेवल पे हम सब्जियां उगाते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। कारखाना खेती, यानी जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं उन चीज़ों को जब उगाया जाता है तो वो कारखाना खेती है। मिश्रित खेती मतलब कई टाइप की फसलों का उगाना एक साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये ट्रक फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग, क्योंकि सब्जियों को ट्रकों में भर भर कर मंडियों तक भेजा जाता है। ठीक है, फ्रेश होनी चाहिए सब्जी। वो तुरंत तोड़ी जाती हैं, ट्रकों में भरी जाती हैं और बेचने के लिए भेज दी जाती हैं। उन्हें स्टोर कर कर नहीं रखते, उन्हें तुरंत बेचने का काम किया जाता है। इसीलिए मेनली ट्रकों का यूज़ बहुत ज़्यादा है इस फार्मिंग में, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। अब देखो फोर्थ, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। अब जो जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर रूल किया था, ऐसे ही और भी यूरोपियंस ने रूल किया था अलग अलग देशों में। तो उन लोगों ने किस टाइप की खेती की मेनली? पहला है खोलगहोज, दूसरा है अंगूर उत्पादन, तीसरा है मिश्रित कृषि, चौथा है रोपण कृषि। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, सबसे पहला खोलगहोज। खोलगहोज क्या था? बड़े बड़े सरकारी खेत हुआ करते थे यूएसएसआर के समय, जो रशिया में हुआ करते थे। तो खोलगहोज तो नहीं है, ये तो बड़े बड़े खेत होते थे जिनमें कि लोग सामूहिक खेती करते थे। अंगूर उत्पादन यानी अंगूर पैदा किए उन्होंने। अब ऐसी कंडीशंस नहीं थी जहाँ पर कि ये सिर्फ अंगूर ही पैदा करें। अब भारत जैसे देश में ठंड थोड़ी रहती है हर जगह, तो यहाँ पे अंगूर पैदा नहीं हो पाए, तो अंगूर उत्पादन पे भी इन्होंने फोकस नहीं किया था। तीसरा है मिश्रित खेती, इस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस नहीं था इनका। इनका फोकस था रोपण कृषि में, यानी प्लांटेशन में। देखो, यहाँ पर अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे ना, तो चाय उगाई उन्होंने। दक्षिण भारत में उन्होंने कॉफ़ी उगाई। तो एक चीज़ क्या है, ये रोपण कृषि ही तो है। ठीक है, उन्होंने इंडोनेशिया वाली साइड में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे रबड़ के बाग भी लगाए। तो मेनली उन्होंने बागान कृषि होती है, रोपण कृषि होती है, इस चीज़ पे बहुत फोकस किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, प्लांटेशन। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? विस्तृत वाणिज्य कृषि, मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग एरिया पे अलग अलग घास के मैदान हैं जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अनाज वाली खेती की जाती है। तो किस में नहीं की जाती वो पूछा गया है। अब देखो, पहला है अमेरिका के प्रेरी। ठीक है, अमेरिका और कनाडा वाले एरिया में जो प्रेरी वाला एरिया है वहाँ पे खेती होती है, बिल्कुल होती है भाई। दूसरा है अर्जेंटीना के पंपास। मैंने आपको इन सभी की ट्रिक भी बता रखी है कि कैसे आप याद रखोगे कि अमेरिका में प्रेरी है, अर्जेंटीना में पंपास है। तो दोनों ठीक है बिल्कुल भाई, दोनों जगह पे बहुत बड़े लेवल पे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर वाली तो उनको अच्छे से देख लो। मैंने आपके लिए ट्रिक भी बना रखी हैं, ट्रिक से आपको इन सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।
तो पहले दो तो हैं, हमें पता है भाई, अमेरिका में प्रेयरी था वहाँ पे भी होते थे, और अर्जेंटीना में पंपास था वहाँ पे भी होती है बहुत बड़े लेवल पे खेती। थर्ड इसमें दिया है यूरोप में जो स्टेपीज़ का मैदान है वहाँ पे तो होती थी बड़े लेवल पे खेती। आखिरी है हमारा अमेजोन बेसिन। देखो अमेजोन जो है वो आप सभी को पता है बहुत घने जंगल है, दुनिया का सबसे घना जंगल है अमेजोन, तो वहाँ पे खेती कहाँ होती है, वो तो पेड़ों से घिरा हुआ एरिया है पूरा, बहुत डेंस फॉरेस्ट है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजोन। 6 है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। अब सोचो, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना ये, तो मैंने आपको बताई थी ना कि एक स्पेशल एरिया है जहाँ पे अंगूर और भी बहुत सारे खट्टे फसलों को उगाया जाता है। तो इसमें पहला है बाजारीय सब्जी कृषि, दूसरा है भूमध्य सागरीय कृषि, तीसरा है रोपण कृषि, चौथा है सहकारी कृषि। तो सहकारी का मतलब क्या था, जब लोग साथ मिलकर करते हैं वो वाली खेती। रोपण का मतलब क्या था, जब प्लांटेशन की जाए। बाजारीय यानी बाजार में सब्जी बेचने के लिए फसलें उगाई जाए। और सेकंड है हमारा भूमध्य सागरीय खेती। तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर वाला जो एरिया है वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे अंगूर और भी बहुत सारी खट्टी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, भूमध्य सागरीय एरिया। अब है 7वां क्वेश्चन, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन प्रणाली का एक प्रकार है। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब है स्लैश एंड बर्न, यानी कि कुछ समय के लिए खेती करना एक छोटे से एरिया में और उसके बाद उस एरिया में आग लगा देना। आग इसीलिए लगाते हैं ताकि झाड़ी वगैरह जल के वो एरिया फर्टाइल हो जाए, दोबारा से वहाँ पे खेती की जा सके। तो ऐसी खेती तो पुराने टाइम पे होती थी, यानी जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं ऐसी खेती, जो एक जगह पे टिक के खेती नहीं करते, घूमते रहते हैं, ठीक है, बहुत अपने केवल पेट भरने के लिए खेती करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कर्तन दहन प्रणाली वाली खेती। अब इसमें ऑप्शन देख लो, विस्तृत जीवन निर्वाह खेती। विस्तृत मतलब बड़े लेवल पे, जीवन निर्वाह यानी कि अपना जीवन जीने के लिए, तो भाई बड़े लेवल पे ही होगा जीवन जीने के लिए, तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या है, कर्तन दहन प्रणाली नहीं है। उसके बाद आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी जैसे पुराने टाइम पे होती थी, निर्वाह मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि भाई ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो तीसरा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत का मतलब है बहुत बड़े लेवल पे, वाणिज्य अनाज, वाणिज्य मतलब व्यापार, तो ये तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, इससे भी बड़े लेवल पे खेती होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, दूसरे देशों तक इस चीज़ का व्यापार होता है। तो विस्तृत वाणिज्य खेती तो गलत है बिल्कुल, ये तो होती ही नहीं स्लैश एंड बर्न। अगला है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती भी बड़े लेवल पे होती है। मिश्रित खेती का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की फसलें उगाना एक साथ, तो ये भी नहीं होती। अब कौन सी बची, सेकंड ऑप्शन बचा हमारा, वही इसका आंसर है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि जो आदिवासी स्टाइल में लोग पुराने टाइम पे खेती करते थे उसी हिसाब से खेती करना। कुछ एरिया में फसलें उगा ली अपने खाने पीने के लिए, बस सब्जियां उगा ली, ठीक है, फिर उस एरिया को क्या किया, आग लगा दी ताकि वो ज़मीन दोबारा से उपजाऊ हो सके। तो ये होती है आदिकालीन पुराने टाइम की निर्वाह कृषि। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल मतलब जब एक टाइम पे एक ही फसल उगाई जाए। पहला है डेयरी कृषि। अब डेयरी में तो एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं सारी, दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए डेयरी पशुओं को पाला जाता है। दूसरा है मिश्रित कृषि। तीसरा है रोपण कृषि। रोपण क्या है, प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन होती है, मान लो केले के बाग लगाए किसी ने, तो केले के ही पेड़ बो देंगे सारे एरिया में, पूरे खेत में, तो वो रोपण कृषि भी एकल होती है। वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि में भी एक ही टाइप का अनाज उगाया जाता है। अब दूसरा था हमारा मिश्रित कृषि। अब नाम में ही मिश्रित है, यानी कि अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जा रही हैं एक साथ। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिक्सचर होना किसी चीज़ का। क्वेश्चन क्या था, एकल नहीं है, जब मिश्रित ही हो गया तो इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो एकल है ही नहीं, सिंगल फसल है ही नहीं, कई सारी फसलों का मिक्सचर है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मिश्रित खेती एकल खेती नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी फसलों को एक साथ उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है, विवेचना कीजिए। देखो सोचने वाले क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप इनका आंसर अपने आप कर सकते हो। स्थानांतरित कृषि क्या थी, वही स्लैश एंड बर्न, यानी जब एक जगह पे आप नहीं रुकते, अलग अलग एरिया में जा जाकर थोड़ी बहुत खेती करते हो, यानी कि खेती बहुत छोटे लेवल पे हो रही है। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है, यानी कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अब देखो इसका आंसर, घास के मैदानों में कठोर भौतिक वातावरण में चलवासी पशुचरण जीवन निर्वाह की एक पद्धति है। यानी बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पे चलवासी पशुचरण होता है, यानी कि अपने गाय भैंसों को लेकर, अपने छोटे मोटे पशुओं को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर आदमी क्या करते रहते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं, ठीक है, यही उनकी लाइफस्टाइल है। यह पशुचरण पुराने ढंगों द्वारा किया जाता है, यानी ये पुराने लाइफस्टाइल से किया जाता है, जैसे कि आदिवासी लोग करते थे।
पिछले कुछ वर्षों में चलवासी पशुचरण में बहुत परिवर्तन आए हैं। रूस तथा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में कृषि का विस्तार किया गया है। यानी यहाँ पे अब क्या हुआ, खेती बढ़ाई गई है रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे एरिया में। इससे क्या हुआ, चलवासी पशुचरण जो थे, यानी कि जो लोग एक जगह पे नहीं टिकते थे वो क्या करते थे, अपने पशुओं को लिया, कुछ दूसरी जगह पे चले गए, फिर वहाँ पे अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसे ही घूमते रहते थे मौसम के हिसाब से। तो उसी टाइप से वो खेती भी करते थे। जैसे जहाँ पर कुछ समय के लिए रुक गए तो वहाँ पे हल्की फुल्की अपने लिए सब्जियाँ वगैरह बोली, तो इस टाइप से वो खेती करते थे। इसी खेती को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, यानी अलग अलग एरिया में जाते रहना और वहाँ पे अपनी फसलें उगाते रहना। तो ये बहुत छोटे लेवल पे होती है, केवल अपना पेट भरने के लिए होती है। तो ऐसी रूस में भी होती थी, ऑस्ट्रेलिया में भी होती थी। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, पूरी कई सारे एरिया बताए थे मैंने आपको कि पशुचरण के लिए, यानी पशुओं को चराने के लिए कहाँ कहाँ पे जो है घास के मैदान है और वहाँ के लोग खेती कम करते हैं। ठीक है, केवल स्थानांतरित कृषि पर डिपेंड रहते हैं और अपने पशुओं पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे एरिया में खेती की जाती थी। आज भी बहुत बड़े एरिया में ये चीज़ चलती है, पशुचरण भी चलता है और ये स्थानांतरित खेती भी चलती है। अब हमने पढ़ा कि रूस और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान जो थे वहाँ पे खेती को बढ़ाया गया है। चलवासी पशुचारकों को स्थायी रूप से बसाया गया है, यानी जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे गडरियों की तरह, उन लोगों को एक जगह पे बसाया जाने लगा है अब। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जा रही है। यहाँ पर पानी पहुँचाया गया है, इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचाई कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाले एरिया में, और यहाँ पे एक जगह पे रुक कर अब लोग खेती करने लगे हैं और मेनली यहाँ पे कॉटन उगाया गया है। औद्योगिक विकास ने लोगों को रोजगार प्रदान किया है। धीरे धीरे चलवासी पशुपालकों की संख्या कम हो रही है तथा चलवासी पशुचरण क्षेत्र समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इससे कि जो चलवासी लोग थे जो एक एरिया पे नहीं टिकते थे वो क्या हो रहे हैं, आजकल अलग अलग एरिया में जाना कम हो गए हैं, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को कम करना चाहती है, क्योंकि वो एक जगह पे रुक कर खेती करवाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाए। तो यहाँ पे अगर आपसे खेती पूछे तो भी आप इसी टाइप से आंसर लिखोगे। अगर यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की बजाय आपको दे रखा होता चलवासी पशुचरण, तो भी आप यही आंसर लिखते कि चलवासी पशुचरण जो है उसका भविष्य नहीं है। अब आजकल जो है प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है चीज़ों का, तो वो एक जगह पे रुक के अच्छे से खेतों को मैनेज करके तभी हो सकता है, केवल निर्वाह कृषि से काम नहीं चलेगा। तो यही था क्वेश्चन आपका। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। अब देखो आप सभी को पता है जो सब्जी की फसल होती है उसको ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर नहीं रख सकते, तो ताज़ी ताज़ी बिकती हैं सब्जियां। तो इसीलिए हमेशा जो बाजारीय सब्जी होती है, यानी जैसे कि आप जो भी सब्जी आप यूज़ करते हो खाने पीने में, उन सब्जियों को शहर के आसपास ही बोया जाता है। ज़्यादा दूर जंगलों में कहीं पे खेती नहीं होती उसकी, बिल्कुल शहर के नज़दीक ही होती है, क्योंकि वो बोने के बाद वो शहर में बेचनी भी होती है। अब देखो यह कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के उपनगरों में विकसित है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी जो बड़े बड़ी सिटीज़ हैं उनके उपनगरों में, यानी उनके आसपास जो छोटे टाउन है, छोटा एरिया है, वहाँ पे मेनली खेती की जाती है। जैसे लंदन, मॉस्को, कैलिफोर्निया आदि। हम इस टाइम पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं आपको ये कि वर्ल्ड में मेन जो फेमस जगह है जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो लंदन, मॉस्को, कैलिफोर्निया ये हैं। इन नगरीय केंद्रों में ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। ठीक है, इन सिटीज़ में पैसे वाले लोग रहते हैं। यहाँ गहन श्रम, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशी सुलभ हैं, यानी कि जो लेबर है वो भी आसानी से मिल जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं। यह मांग क्षेत्रों के निकट ही विकसित होती है। इस एरिया में ज़्यादा लोग हैं, बड़ी बड़ी ये सिटीज़ हैं, इसीलिए बेचने के पर्पज़ से जो सब्जी है वो मेनली इसी एरिया में उगाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं परिशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। देखो सिंपल सी बात ये है, ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जब तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी तो उस टाइम तक इतनी बड़ी बड़ी डेयरीज क्यों नहीं लग पाई थी जितनी कि आज लग पाई हैं। देखो पहले के टाइम पे क्या था, जब तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी तो हम चीज़ों को इधर उधर नहीं भेज पाते थे। जैसे कि आप देखते हो अब अमूल की फैक्ट्री किसी भी एरिया में हो, पूरे भारत में मिल्क को सप्लाई कर देती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि आज क्या है बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो चुका है। यही कह रहे हैं ये कि जो डेयरी खेती है वो पहले इतने बड़े लेवल पे क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं था। डेयरी कृषि में दुग्ध पदार्थ शीघ्र ही मांग क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। अब दूध है उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो शीघ्र ही पहुंचाए जाते हैं, यानी कि जल्दी पहुंचाने होते हैं वरना वो ख़राब हो जाएगी चीज़। ट्रक कृषि में साग सब्जी को शहरों तक पहुंचाने के लिए तेज़ यातायात के साधनों के प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है। ट्रक कृषि मैंने आपको बताया था ना, जो सब्जी वगैरह होती है उनको उनकी खेती होती है ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक कृषि में क्या होता है, जल्दी से जल्दी चीज़ों को पहुंचाया जाता है शहरों में। कई देशों में ट्रकों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पदार्थ खराब ना हो, ठीक है, जल्दी से जल्दी पहुंचाते हैं ट्रकों में भर भर के। इसलिए इस कृषि की सफलता तीव्र अच्छे यातायात के साधनों पर निर्भर है। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का प्रयोग, पास्तेरीकरण का मतलब होता है पैस्चराइजेशन, कई कई दिनों तक जो दूध को यूज़ कर लेते हो तो उसको साइंटिफिक तरीके से बॉयल किया जाता है। कुछ ऐसा होता है कि एक ठंडा करने का प्रोसेस होता है -100 डिग्री पे, फिर उसे गर्म करते हैं ऐसे ही किसी बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उससे क्या हो जाता है, वो कई कई दिन तक सेफ रहता है मिल्क, तो उसे बोलते हैं पास्चराइजेशन, पास्तेरीकरण। ये नई नई टेक्निक्स की वजह से ये चीज़ें लंबे समय तक बचाई जाती हैं, ठीक है। पास्चरीकरण की सुविधा के कारण ही विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। पास्चराइजेशन की वजह से, केमिकल्स की वजह से, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके और बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज बहुत ही बड़े लेवल पे डेवलप हो गए हैं, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है, वो चीज़ ख़राब नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। जलवासी पशुचरण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताओ। अब नाम से पता चल रहा है आपको, चलवासी यानी जो एक जगह पे नहीं रुकते, अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं। पशुचरण मतलब पशु पालना। तो चलवासी पशुचरण का मतलब ये हो गया कि वे लोग जो कि अपने पशुओं को लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं अलग अलग एरिया में, सिर्फ मौसम पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक लाइफ जीते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल पर उनका प्रोडक्शन नहीं होता, केवल अपना और अपने जानवरों का पेट भरने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापार, ट्रेड के लिए। तो वाणिज्य पशुपालन कौन सा होगा, जब बड़े बड़े फार्मों में जो है पशुओं को पाला जाता होगा, उनका जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको बेचा जाता होगा, तो वो क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन है वो। तो देख लो इसमें फर्स्ट पॉइंट है चलवासी पशुचरण में, इस पशुपालन में कई आदिवासी जातियों के लोग पशुओं के साथ जल तथा चारागाहों की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। यही बात बताइए बिल्कुल सिंपल पहले में कि लोग इसमें घूमते रहते हैं, बहुत सारी आदिवासी जनजातियां हैं जो कि चलवासी पशुचरण करते हैं। इसमें देख लो पहला पॉइंट वाणिज्य वाले में, यह एक बड़े पैमाने पर चारे की फसलों की सहायता से घास के मैदानों में स्थायी रूप से पशुपालन है। स्थायी मतलब एक जगह पर रुक के, तो बड़े बड़े घास के मैदानों में, बड़े बड़े एरिया में ये कमर्शियल ग्रेजिंग यानी कि वाणिज्य पशुपालन होता है। चलवासी पशुचरण में दूसरा पॉइंट देखो, यह पशुपालन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ पे कम जनसंख्या हो। विरल का मतलब है कम, जहाँ विशाल भूमि क्षेत्र उपलब्ध है, ठीक है। जनसंख्या कम है और क्षेत्र ऐसे ही खुला पड़ा है, जैसे कि पहाड़ी एरिया खुला पड़ा रहता है, तो उस एरिया में मेनली जो चलवासी पशुचरण है वो होता है। इसमें देखो दूसरा पॉइंट, यह पशुपालन कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े फार्म बनाकर किया जाता है, ठीक है। तो ये किस एरिया में होता है, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जहाँ पे जनसंख्या कम हो, उस एरिया में ये किया जाता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, इसमें एरिया बताया, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में जो है नोमैडिक हर्डिंग यानी कि चलवासी पशुचरण होता है। इसमें थर्ड पॉइंट है, यह प्राय मध्य एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है, ठीक है। तो ये इसी एरिया में होता है, मध्य एशिया में भी, अफ्रीका में भी और दक्षिण पश्चिम एशिया में भी। स्थायी पशुपालन का देखो, यह पशुपालन शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रचलित है, जहाँ सम जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे नॉर्मल सी कंडीशन होती है, हल्की ठंड होती है, उस एरिया में घास के मैदान होते हैं जहाँ पे, वहाँ पर ये इस टाइप का पशुपालन होता है, जैसे कि अमेरिका में भी होता है ये। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ विभिन्न जातियों के लोग भोजन, आवास, वस्त्र आदि के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो नोमैडिक हर्डिंग है, चलवासी पशुचरण है, उसमें जो जनजातियां हैं जो उन जानवरों को पालती है, जैसे भेड़ को, बकरी को, तो भोजन के लिए और रहने के लिए, कपड़े वगैरह के लिए वो अपने पशुओं पर ही डिपेंड रहते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है, यह एक व्यापारिक पशुपालन है, यानी कि व्यापार के लिए किया जाता है, और वो वाला व्यापार के लिए नहीं है, वो केवल अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए है। यह एक व्यापारिक पशुपालन है जहाँ विभिन्न वस्तुएं जैसे ऊन, डेयरी पदार्थ, मांस आदि निर्यात किए जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इन चीज़ों को बेचा जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह किर्गिज़, ये जनजातियों के नाम है कुछ, ये नाम आप याद रखना। यह किर्गिज़, मसाई, फलानी आदि चलवासी पशुचारकों में प्रचलित है। तो किर्गिज़ जनजाति, मसाई जनजाति, फलानी, ये सारी क्या हैं, चलवासी जनजातियां हैं।
जब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे दूसरी बुक में तो वहाँ पे भी हम चलवासी जातियाँ पढ़ेंगे, जैसे कि गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, ये सारी कुछ जनजातियाँ भारत में भी हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको ये 2-3 याद रखनी है कि किर्गिज़ जनजाति भी है, मसाई भी है और फलानी भी है। ये सारे क्या करते हैं, ये चलवासी पशुचरण करते हैं, यानी अपने पशुओं को लेकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। और इसमें 5th पॉइंट है, यह प्राय विकसित देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि प्रदेशों में प्रचलित है। यानी डेवलप कंट्रीज़ में इस टाइप की जो पशु पाले जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे, वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में ही हो पाता है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे फार्म बनाए जाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च होता है, ये व्यापार के लिए होती है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। चलवासी पशुचरण बेसिक लाइफ होती है, बिल्कुल अपने पशुओं के साथ वो लोग घूमते रहते हैं। और जो फार्म वाली होती है, ये एक जगह पे रुक के बड़े बड़े फार्मों में होता है और इसका पर्पज़ होता है ट्रेड, ठीक है। उसका पर्पज़ होता है जीवन निर्वाह और इसका पर्पज़ होता है व्यापार। ये सबसे मेन अंतर है इन दोनों में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। रोपण का मतलब है प्लांटेशन, यानी कि ऐसी फसल जो कि बीज से नहीं पैदा होती, उनके पौध लगाई जाती हैं, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। अब देखो क्या लिखा है इसमें, यह एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है, एक खास टाइप की व्यापारिक कृषि यानी कि कमर्शियल क्रॉप है जिसे कि बेचते हैं। इसमें किसी एक नकदी फसल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर फसल की यहाँ पे बड़े लेवल पे खेती की जाती है। यह कृषि बड़े बड़े आकार से खेतों या बागानों पर की जाती है, इसलिए इसे बागाती कृषि या बाग वाली कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें, देखो अब कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं इनको आप याद रखना। देखो आपको सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, और फसलों के नाम वगैरह याद रखने हैं। बाकी लैंग्वेज में तो आप अपनी में भी लिख सकते हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी देश का नाम आता है, किसी पर्टिकुलर फसल का नाम आता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अभी रोपण कृषि की फसलें आ गई तो इनको आप अच्छे से याद रखना कि कौन कौन सी खेती जो है वो रोपण कृषि है। तो रबड़ के भी पेड़ लगाए जाते हैं, चाय की भी प्लांटेशन होती है, कहवा ये भी चाय की तरह ही पीने वाला पदार्थ है, और कोको, उसके अलावा गन्ना, नारियल, केला, ये जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे रोपण कृषि द्वारा होते हैं, यानी प्लांटेशन होती है इनकी, तब ये पैदा होते हैं। ये सारे के सारे मेन प्लांट है जिनकी क्रॉपिंग की जाती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। इसमें पहला पॉइंट देखो भी इनके फीचर्स क्या क्या हैं। यह कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इनमें बाग लगाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसका अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, ये मेनली भेजने के लिए या बेचने के लिए ही बनाई जाती है, जीवन निर्वाह इनका टारगेट नहीं होता। देखो अगर हम पेट भरने के लिए फसलें उगाते हैं तो मेनली हम सब्जी वगैरह या गेहूँ वगैरह ऐसे अनाज उगाते हैं, पर इनका पर्पज़ मेनली क्या होता है, व्यापार करना ही होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है, यानी कि नए नए साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं इसमें, मशीन्स यूज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, ज़्यादा पैसा यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं, ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। कुछ प्रदेशों में दास श्रमिक या निग्रो लोग भी काम करते हैं। श्रीलंका के चाय के बागान तथा मलेशिया में रबड़ के बागान पर भारत के तमिल लोग काम करते हैं। देखो जब कॉलोनियल टाइम था, जब उपनिवेशवाद का समय था, यानी कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ का अलग अलग देशों में दबदबा हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत सारे दासों को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया था अलग अलग एरिया से। भारत से भी ले जाया गया था, अफ्रीका से भी ले जाया गया था, और इन लोगों से यहाँ पे प्लांटेशन करवाई जाती थी। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, श्रीलंका के चाय के बागान और मलेशिया में रबड़ के जो बागान हैं वहाँ पे भी भारत के लोग जो हैं तमिल लोग वो काम करते हैं, ठीक है। और अफ्रीका के भी बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और हमारी एशियन कंट्रीज़ में भी आए हैं केवल यहाँ पर काम करने के लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े लेवल पे लेबर की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन प्लांटेशन खेती में। छोटे लेवल पे नहीं की जा सकती है क्योंकि इसका पर्पज़ क्या है, इसको बेचना, और बेचने के लिए अगर बड़े लेवल पे करेंगे तभी प्रॉफिट हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखो, रोपण कृषि के बागान विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण लगाए जाते हैं, यानी जहाँ पे कम जनसंख्या होती है तो वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे मेनली ये बागान लगाए जाते हैं। जैसे कि भारत में असम में चाय के बागान हैं, वहाँ पे जनसंख्या कम है, चाय की फसल के लिए अच्छी कंडीशंस भी है, तो वहाँ पे क्या है, चाय के बागान लगाए गए हैं। अब आपको एग्जाम्पल ये वाले याद रखने अच्छे से कि कहाँ पे कौन सी फसल उगती है मेनली।
जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो बताइए इसमें। उष्णकटिबंध के विरल जनसंख्या वाले बड़े क्षेत्रों पर एक ही फसल की व्यापारिक कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं, फर्स्ट है रबड़। रबड़ देखो कहाँ पे है, मलेशिया और इंडोनेशिया में, अच्छे से याद रखना इसे। कोको पश्चिमी अफ्रीका में, कहवा ब्राज़ील में, चाय भारत तथा श्रीलंका में, गन्ना क्यूबा तथा जावा में। तो ये 5 एग्जाम्पल आप याद रखना इस क्वेश्चन से। आपको ये प्लांटेशन फसल पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे उगाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। देखो मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है, मैंने आपको चैप्टर में भी ये चीज़ें पढ़ाई हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले चैप्टर वाली वीडियोज़ को देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखना, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी इन चैप्टर से आपके पूछे गए हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।